की क्लास में डिस्कस करेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का ग्लोबल विंड पैटर्न्स और जितने भी करंट्स होती हैं ओशियन करंट्स, चाहे वो आपके हॉट करंट्स हों, कोल्ड करंट हों यानी कि गर्म धाराएं हों या फिर ठंडी धाराएं हों, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी लिंक शेयर करें। तो पहले तो देखिए, आप समझिए पृथ्वी को यानी कि ग्लोब को समझिए। ये है आपके सामने ग्लोब। तो ये पूरा कितना होता है? ये पूरा होता है आपका 360 डिग्री का। इसमें से आपने सुना होगा कि बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, बीचों बीच से, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इसको। ये अक्षांश रेखा को हम जो है भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के आसपास देखिए होता क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ सम्मानीय प्रकार की वर्षा होती है। अब ये इस एक क्षेत्र को कहते हैं डोल्ड्रम, जो 5 डिग्री नॉर्थ तक है और जो 5 डिग्री साउथ तक है, उस स्थान को कहते हैं हम डोल्ड्रम। इसके उत्तर में जब चलेंगे, यहाँ पे आप उत्तर में जब चलेंगे इसके उत्तरी गोलार्ध में, तो 23.5 पर क्या होता है, इधर होती है कर्क रेखा होती है। और जैसे साउथ में चलेंगे आप, इधर साउथ में चलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे, तो यहाँ पे होती है मकर रेखा। इधर मकर रेखा होती है, 23.5 पर होती है ये भी। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि कुछ विंड्स का मतलब निर्माण होता है। जैसे कि ये ट्रेड विंड है, तो इस क्षेत्र से ट्रेड विंड जाती है कहाँ को? ये जाती है मतलब आप भूमध्य रेखा के साइड को। तो ये देखिए, इसकी डायरेक्शन आपको ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों दिख रही है? क्योंकि जनरली होता क्या है कि ये विंड सीधी आती है, ये जो है सीधी आती है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन या कहेंगे कोरियोलिस बल की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब देखते हैं अब ये पूछता है एग्जामिनर आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की यानी कि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन जो है वो किस साइड में होती है। या पूछूंगा आपसे कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन कैसे होती है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब इसको डायरेक्शन को 4 भागों में बांटते हैं, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे लग रही है? इस तरीके से देखो, इसकी डायरेक्शन जो हमें ये लग रही नहीं लग रही, इस साइड इस टाइप से इसकी डायरेक्शन है। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की साइड को चलती हैं। ये ट्रेड विंड उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को चलती हैं। वही ट्रेड विंड की अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथ जोन में, ये जो है कैसे चलती हैं? ये इस साइड से इस साइड को चलती हैं। तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। ये डायरेक्शन देख रहे हो, चलती तो जनरली सीधी है, बट कोरियोलिस बल की वजह से इनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। अब डायरेक्शन पूछी जा सकती है ट्रेड विंड्स की, उत्तरी भी या दक्षिणी भी। तो उत्तरी हमने ये बता दी थी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिणी गोलार्ध की जो हो गई इसकी ट्रेड विंड की डायरेक्शन, तो ये हो गई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ऐसे ही आपसे डायरेक्शन पूछी जा सकती है कि जो पछुआ पवनें हैं, पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या है और दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या है। अब देखो, आपका मैं एक बार में टेंशन ही खत्म कर देता हूँ। ये देखिए, आप इस तरीके से ग्लोब बनाएं और ये आप बना लें, ठीक है, कर। तो ये आप 2 लाइनें खींचे पहले। ये जो है इनकी डायरेक्शन हो गई व्यापारिक पवनों की। उनके आगे ही एक लाइन और खींच दें और इसको एरो लगा दें इस तरीके से। पहले में एरो ऐसे लगाया था आपने, उसमें दूसरी साइड को एरो लगा दें तो उसकी डायरेक्शन आ जाती है वो। तीसरे में क्या, जैसे कि और सपोज करो हम इसे बड़ा करें, तीसरी एक और होती, तो इसमें ऐसे एरो लगाया, उसमें हम ऐसे लगा दें इस तरीके से। तो अब देखिए, इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? इसकी डायरेक्शन हो गई साउथ पश्चिम से उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, फिर बता रहा हूँ मैं, उत्तरी गोलार्ध में वेस्टर्लीज की यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की या पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है? इनकी दिशा होती है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर है? और इसकी कैसे होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो जो डायरेक्शन ट्रेड विंड की होती है उसका उल्टा कर देते हैं इसको, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी।
क्लियर है। ऐसे ही वेस्टर्लीज को कर देंगे, फिर ये पोलर ईस्टर्लीज को। पोलर ईस्टर्लीज की डायरेक्शन जो है सेम ऐसी होती है जैसे कि ट्रेड विंड की होती है इधर, ठीक है। अब ये समझ में आ गया है आपको। तो देखिए, एक जो भूमध्य रेखा के पास में एक ये सेल बनती है उसको कहते हैं हार्टले सेल। दूसरी एक सेल बनती है फेरल सेल होती है जो हॉर्स जो उनके पास में बनती है इसके। तीसरी एक सेल बनती है पोलर सेल। कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं, बात करते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो उष्ण होती हैं यानी कि गर्म होती हैं, दूसरी शीत महासागरीय धाराएं होती हैं। तो देखिए, इसका मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी ये तो अटलांटिक महासागर की है, उत्तरी प्रशांत महासागर की, बोल देगा उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करें और सचित्र मतलब बताएं। उनको ये चित्र के साथ में आपको बताना है। तो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशियन कहाँ पर है, अटलांटिक ओशियन कहाँ पर है, और ये आपके जो प्रशांत महासागर कहाँ पर है। तो देखिए, ये है आपका इंडियन ओशियन। यहाँ पे जो भी महासागरीय धाराएं हैं उनको देख लेंगे हम। दूसरा ये पार्ट है आपका, ये पार्ट है अटलांटिक ओशियन का। तीसरा ये पार्ट है आपका ये पैसिफिक ओशियन का यानी प्रशांत महासागर का। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि इंडियन ओशियन में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं। ये देखिए, ये पार्ट भी है प्रशांत महासागर का, ये इसको हम उसके साथ ही डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा ये भारत में, यहाँ पे हिंद महासागर में हम दो तरीके से धाराओं को देखते हैं। एक तो जनवरी में जो चलती हैं, दूसरी जो धाराएं चलती हैं जो जुलाई में चलती हैं। तो इसमें देखिए, आपको जो भी धाराएं देखनी है उसकी मैं डायरेक्शन बता दूं। जो भी महासागरीय धाराएं, ये आपका ये अर्थ है, जो भी महासागरीय धाराएं ये यहाँ से विषुवतीय धारा से, विषुवतीय रेखा से उत्तरी या दक्षिण को जाएंगी, वो होती हैं आपकी गर्म धारा। और जो भी धाराएं उल्टा जाएंगी यानी कि उत्तरी साइड, इसकी साइड को जाएंगी, वो होती हैं आपकी ठंडी धाराएं। जो भी विषुवतीय की तरफ को रुख होगा ना जिनका, ये भूमध्य रेखा की तरफ को मुंह होगा जिसका, इस धारा का, वो आपकी होगी ठंडी धारा। क्लियर है। दूसरी चीज़ और, जो भी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में धारा है, जो पश्चिम में धारा है वो धारा होती ठंडी, वो उसकी डायरेक्शन जो होती है ऊपर को होती है। जो भी कॉन्टिनेंट के पूर्व में धारा है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, वो होती है आपकी गर्म धारा। क्लियर है। अब आपको इसके बाद में कोई भी क्लास देखने की या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर क्लियर अच्छे से आप देख लोगे इसको। तो देखिए, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, पहले आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि जो भी धारा इसके पूर्व में होती है कॉन्टिनेंट के, तो वो धारा ये होती है गर्म होती है। लेकिन इसमें सभी नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा मतलब देखा जाता है। तो छोटी मोटी अगर धारा को छोड़ दिया जाए तो, जैसे क्या, इसके जस्ट बगल में ये क्या है हमारा, दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में आपने देखा होगा जो इधर इसके साउथ अमेरिका के मतलब कॉन्टिनेंट के पूर्वी साइड में इसकी जो धारा है, वो धारा कौन सी है, ब्राज़ील धारा है। वो इसके पूर्वी साइड में, मैंने सॉरी गलती से अगर बोल दिया हो पश्चिमी, तो पश्चिमी नहीं पूर्वी, तो कॉन्टिनेंट के पूर्वी मतलब पूर्वी साइड में जो धारा होती है वो होती है गर्म आपकी। तो ये देखिए, इसकी डायरेक्शन जो है किस साइड में, नीचे की साइड में जा रही है। तो ये धारा हुई आपकी ब्राज़ील की धारा, क्योंकि ब्राज़ील यहाँ पे है, तो ब्राज़ील के जस्ट बगल में इसके नाम पड़ गया, ब्राज़ील के नाम पर ही ब्राज़ील की धारा। वो कैसी धारा, गर्म धारा है। इसी तरीके, तो ये ब्राज़ील की धारा होगी। अब देखते हैं हम अटलांटिक महासागर की सभी धाराएं। तो अटलांटिक महासागर की धाराओं को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे दो भागों में बांटना पड़ेगा। यह है आपकी विषुवतीय रेखा। मेंस में भी जब आप क्वेश्चन लिखें तो कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें आप कि यहाँ से ये धाराओं का जन्म होता है। तो पहली धारा यहाँ से जाती है उत्तरी विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा जो होती है ये उत्तरी साइड में जाती है। उत्तरी विषुवतीय धारा ये इधर जाकर पूर्वी अमेरिका के पास में जाकर ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उत्तर की साइड को मुड़ जाती है। अब हमने बताया था जो भी कर्क रेखा से उत्तर की मतलब ये विषुवतीय रेखा से उत्तर की ओर जाएगी या दक्षिण की ओर जाएगी, उसे हम गर्म धारा कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम में गर्म धारा है। यहीं से इसकी डायरेक्शन जो पूरब की ओर हो जाती है और ये जानी जाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से। यहाँ पर भी ये गर्म धारा है और यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो इसका साउथ में आ जाता है जो कनारी धारा के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी मतलब यूरोप का मतलब ये जो है धारा है, ये पश्चिमी यूरोप। एक भाग जब चला जाता है इसका उत्तर की साइड को, जो नॉर्वे की धारा के रूप में जाना जाता है। ये धारा कैसी है, ये धारा है गर्म धारा, क्योंकि ये अभी भी ऊपरी साइड को जा रही है।
तो एक यहाँ पे धारा आके मिलती है इसमें उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में, एक लेब्राडोर के नाम से धारा आकर मिलती है कनाडा की पूर्वी साइड से। ये धारा जो है ठंडी धारा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। एक इधर से धारा आती है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ये धारा भी आपकी ठंडी धाराएं हैं। अब अटलांटिक महासागर की आपको दो ठंडी धाराएं पता लग गई, उत्तरी नहीं, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, एक है लेब्राडोर की धारा। ये दो ठंडी धाराएं हैं। एक तीसरी ठंडी धारा है कनाडा की धारा। अब आप बात करते हैं इसके, अब ये नीचे की इसके साइड में आ जाती है गिनी की धारा। ये गिनी के तट पर है तो इसका नाम पड़ गया गिनी की धारा, अफ्रीका के ये पश्चिमी भाग में है। अब इसकी हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के। अटलांटिक महासागर में जो दक्षिणी महासागर की धाराएं हैं वो देख लेते हैं। दक्षिणी महासागर में आपने देखा होगा ब्राज़ील के तट पर सीधे लगी हुई आ रही है एक धारा है ब्राज़ील धारा, और यहाँ पे इसमें एक धारा आके मिलती है फॉकलैंड की धारा, इस साइड से आती है। ये ठंडी धारा होती है, देखिए इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ये फॉकलैंड की ये दोनों धाराएं मिलकर जो है पश्चिमी ये विक्षोभ की वजह से ये इसकी डायरेक्शन जो पूरब की ओर इसकी हो जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसको कहते हैं पश्चिमी अफवाह। तो ये इस साइड में आके ये क्या होता है कि एक तो सीधी निकल जाती है पश्चिमी अफवाह के नाम से, और दूसरी एक उत्तर की ओर मुड़ जाती है, तो जो अफ्रीका के पश्चिमी साइड की ओर का जाती है। इसको इस धारा को नाम दिया गया बेंगोला की धारा। अफ्रीका के पश्चिम में कौन सी बेंगोला की धारा, ठंडी धारा है। अब बात करते हैं हम प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर ये इधर है और इधर का पार्ट भी प्रशांत महासागर है। तो इसमें जो धाराएं हैं, इसमें जो अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी भाग में है इसको हम्बोल्ट धारा कहते हैं, या पेरू करंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। या तो हम्बोल्ट धारा देगा या पेरू करंट। तो देखिए पश्चिमी साइड में है ये कॉन्टिनेंट के, तो ये उत्तर की साइड की ओर जा रही है, तो ये ठंडी धारा है। दूसरा अब इस साइड से देखते हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ से विषुवतीय रेखा के पास से दो धारा जाती हैं, एक उत्तरी विषुवतीय होती है, दूसरी दक्षिणी विषुवतीय होती है। तो जो उत्तरी विषुवतीय धारा, तो ये जैसे उत्तरी की साइड को जाती है इसको कुरोशिवा के नाम से जानते हैं। कुरोशिवा जो कि गर्म धारा है। तो यहाँ पर एक ठंडी धारा इसमें आके मिलती है आयोशिवो के नाम से। तो आपसे पूछ सकता है कि आयोशिवो किस महासागर की धारा है, तो ये जो है प्रशांत महासागर की धारा है और ये ठंडी धारा है। कुरोशिवो कौन सी है, ये जो गर्म धारा है उत्तरी साइड की ओर जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है प्रशांत महासागर में उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी प्रशांत धारा एक है। उत्तरी प्रशांत धारा जब इस साइड साउथ की ओर जाती है तो ये कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जानी जाती है, जो कि एक ठंडी धारा है। इधर कैलिफोर्निया है, उसके जस्ट बगल में एक धारा जाती है, उसको हम कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। प्रशांत महासागर की धारा है ये भी। अब आपने देखा होगा जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा थी, तो इस साइड में जाकर वो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास में जाके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहलाती है, जो एक धारा है गर्म धारा, क्योंकि पूर्वी कॉन्टिनेंट पर अधिकतर धाराएं गर्म होती हैं। तो अब इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम भारत की, अपने भारत की बात करते हैं। तो भारत में जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में भारत है। तो यहाँ पे भी दो धाराएं होती हैं, एक तो उत्तरी धाराएं होती हैं और एक दक्षिणी धाराएं। तो उत्तरी धाराएं जो होती हैं वो यहाँ पे इनका चक्र समाप्त हो जाता है, लेकिन दक्षिणी धारा का चक्र जो है चलता रहता है। दक्षिणी धारा आपने देखा होगा अपने चक्र यहाँ से स्टार्ट करती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। अब ये इसको दक्षिणी विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है। ये जैसे ही अफ्रीका के तट से इधर को नीचे को जाती है तो इसकी धारा जो है मोजम्बिक धारा के नाम से या मेडागास्कर धारा के नाम से जानी जाती है, जो आगे चलकर आगुलस की धारा के नाम से पहचानी जाती है। आगुलस की धारा एक गर्म महासागरीय धारा है। इसके जैसे ही आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक पश्चिमी अफवाह है, तो ये सीधा चलता रहता है इधर। अब देख लेते हैं दूसरी साइड में। ये देखिए हमने ये सारी धाराएं देख ली हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम देख लिया, गिनी तट ये बेंगोला देख ली, और ये ब्राज़ील देख ली, फॉकलैंड, हम्बोल्ट देख ली, कैलिफोर्निया देख ली। अब हमने ये जो है इसकी धाराएं नहीं देखी थी अभी। भारत की जुलाई में जो धाराएं बनती हैं वो कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो जुलाई के टाइम पे उत्तरी भारत में होता है क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि विषुवतीय रेखा जो ऊपर को ITCAD ऊपर की ओर खिसक जाता है। गर्मियों के मौसम में ITCAD जो है विषुवतीय रेखा से ऊपर की ओर खिसक जाता है, यानी कि नॉर्थ की ओर चला जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जोन का निर्माण होता है। अब लो प्रेशर जब जोन बनता है तो ये जो दक्षिणी विषुवतीय धारा थी तो ये अपनी डायरेक्शन जो है उत्तर की ओर इसकी ओर कर लेती है, ये आकर्षित करता है अपनी ओर,
क्लियर है। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ मानसून आता है और ज़्यादा वर्षा होती है। अब ये देख लेते हैं, इसमें एक धारा और छूट गई है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो आपने इसकी डायरेक्शन देखी होगी कि उत्तर की जो डायरेक्शन है, तो ये कैसी ठंडी महासागरीय धारा है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमने इसमें आपको जो है व्यापारिक पवनें बता दिया था। व्यापारिक पवनें कैसे चलती हैं, इस साइड से इस साइड को, उत्तरी और दक्षिणी साइड से विषुवतीय रेखाओं चलती हैं। हमने बताया था कि डोल्ट्रम क्या होता है। डोल्ट्रम 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ के भाग को कहते हैं जो भी विषुवतीय रेखा के पास है। सारी व्यापारिक पवनों के बारे में बता दिया है और पछुआ पवनों के बारे में बता दिया है। क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी परेशानी होने वाली बात है। अब देखिए, अब जब मेंस में क्वेश्चन आता है आपसे कि उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी गर्म धाराएं हैं उनको बताइए, उनके बारे में और मतलब व्याख्या कीजिए कैसे निर्माण होता है, कैसे क्या उनका प्रभाव है। तो केवल आप फिर उत्तरी गोलार्ध की धाराओं को ही बताएं, दक्षिणी गोलार्ध का उसमें मेंशन ना करें। अगर आपसे कहे कि अटलांटिक महासागर की धाराओं को बताओ, उसके निर्माण और उत्पत्ति के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में बताइए आप, तो आप केवल अटलांटिक महासागर के बारे में बताएं और अटलांटिक महासागर का ही डायग्राम यूज़ करें। आप ये डायग्राम बनाने का मेंस में कोशिश ना करें कि आप पता लगा कि पूरा मेंस में डायग्राम बनाने बैठ गए। अब आप कितना डायग्राम बनाना, देखिए अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पार्ट जो है आपको ये अमेरिका का दिखा देना है और थोड़ा सा पार्ट ये दक्षिण अमेरिका का दिखा देना है इसमें, और इधर से ये जो आपको यूरोप दिखा देना है और ये थोड़ा सा ये अफ्रीका दिखा देना है। अब यहाँ पर बता देना कि ये धाराएं जो हैं ये चक्र है उत्तरी अटलांटिक का, उसके नीचे जो चक्र है वो दक्षिणी अटलांटिक का है। ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है इसमें करना है। अगर आप प्रशांत महासागर का मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएँ आपसे, तो केवल प्रशांत महासागर के ही आप डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा एशिया को कवर कर दें उसमें, और उसके बाद में जो ये उत्तरी अमेरिका को कवर करें और दक्षिण अमेरिका का पार्ट दिखाएं। अलग टाइप से डायरेक्शन यहाँ पे डायग्राम जो यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे पूरा चक्र दिखाएं आप, जो धाराओं का पूरा चक्र है ना, पूरा चक्र दिखाएं और उन्हें सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ से चक्र स्टार्ट होता है, ये चक्र स्टार्ट होता है तो ये जाके कंप्लीट होता है, तो इसको इसी चक्र में दिखाएं और इसी चक्र में आप लिखने की कोशिश करें। उसी तरीके से आप जो यहाँ पे जो दक्षिणी अटलांटिक का चक्र है उसको भी यहाँ से स्टार्ट करें। अभी बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करें और इसी तरीके से इसको चक्र को जो भी है इस तरीके से कंप्लीट करें। तो इस एक धारा का नाम ये हो गया, दूसरी का नाम ये हो गया, तीसरी का नाम ये हो गया, चौथी का नाम ये हो गया। तो 4-5 धाराएं फिर ये आके इसमें मिल जाती हैं। इस तरीके से आप जो कंप्लीट करें चक्र को। अगर हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में थोड़ा सा अफ्रीका दिखाएं आप। अफ्रीका दिखाने के बाद में फिर ये इंडिया दिखाएं थोड़ा सा, और ये इंडिया दिखाने के बाद में ये क्रॉस कर दें और ये इधर के पार्ट को जो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट को दिखा दें। अब आप जो यहाँ पे केवल इतना पार्ट बनाएं मेंस में, जिससे कि एग्जामिनर को भी लगे हाँ इसको जो है समझ है चीज़ों की, और इसमें पूरा चक्र कंप्लीट करने की कोशिश करें आप। जो भी चक्र बन रहा है यहाँ पे दक्षिण ये इंडियन ओशियन में, उस चक्र को आप कंप्लीट करें, उन धारा के नाम भी लिखें डायग्राम बनाकर। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर आपको 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा मेंस में दे सकता है। तो ये चीज़ आप ना भूलें, और इनको जो है सीक्वेंस में ही लिखें। अगर उत्तरी की ऐसा नहीं है कि एक उत्तरी की लिख दी एक दूसरी दक्षिण की लिख दी। अगर आप यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो उसके बाद में आप उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की बात करें, फिर लेब्राडोर की बात करें, फिर बाद में दक्षिण की बात कर रहे हैं तो आप पहले ये दक्षिण विषुवतीय धारा की बात करें, फिर बेंगोला की बात करें, फिर फॉकलैंड की बात करें, फिर पश्चिमी अफवाह की बात करें, उसके बाद में बेंगोला धारा की बात करें। क्लियर है। जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वो देख लें एक बार, जब भी पढ़ें आप तो मैप के साथ में पढ़ें। मैप पढ़ें आप। दक्षिण अफ्रीका जब कवर कर रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी साइड में कौन सी धाराएं हैं, पश्चिमी साइड में कौन सी धाराएं हैं, और उसके पश्चिमी साइड में कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, और उसके पास में कौन सा मरुस्थल है। इसके साथ में जैसे अटाकामा कहाँ पर है, अटाकामा मरुस्थल ये है, इसकी लोकेशन ये है। तो कौन सी धारा जिसकी वजह से अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है एक कारक के रूप में, कौन सी धारा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें कि ये पश्चिमी अफ्रीका में आपने देखा होगा सहारा मरुस्थल बड़ा मरुस्थल है। इसके बनने का कारण क्या है, क्या कनारी धारा का कोई रोल है इसके बनने में, क्या गिनी धारा का कोई रोल है। इसी तरीके से आप यहाँ देखें कि अधिकतर जो मरुस्थल है वो पश्चिमी साइड में क्यों पाए जाते हैं। क्लियर है। सोनहर्न मरुस्थल हो गया, कैलिफोर्नियन धारा का क्या रोल है इसके बनने में। इसी तरीके से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो गया, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या रोल है इसके बनने में। तो आप जब भी एक कॉन्टिनेंट पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे सिर्फ हमारा ये मकसद था आपको ये बता दें कि धारा को आप रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैप में देख के समझने की ज़रूरत है। इधर नॉर्वे की लोकेशन है तो नॉर्वे की धारा हो गई ये, इधर ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड की धारा के नाम से जानी जा रही है, और इधर जो ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील है ब्राज़ील की धारा के नाम से, पूर्व में पूर्व के नाम से, पश्चिम में पश्चिम के नाम से। ठीक है। तो
फोकलैंड की धारा, यहाँ पर फोकलैंड द्वीप है छोटा सा, तो उसके नाम पे द्वीप के नाम पे धारा बन गई है। कैलिफोर्निया के नाम पे कैलिफोर्निया का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो इस जो भी धाराएं हैं आपको जो है डायग्राम पे देख के एक दिन में आपको याद हो जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर उसमें। क्लियर है, हमने बता दिया कि मेंस में कैसे करें आप। तो मेंस में देखिए सिंपल सा इंट्रोडक्शन निकालने, पहले तो महासागरीय धाराओं का सिंपल इंट्रोडक्शन लिख लें, उसके बाद में एक एक पेज पे आप जो है इनकी धाराओं के नाम लिख लें, और उसमें मेंस में आप कैसे लिखेंगे 2-2 3-3 पॉइंट करके लिख लें और सीक्वेंस में लिखें। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होने की, मेंस में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो भी स्थानीय पवन है, स्थानीय पवनों को, सारी पवनों को एक ही क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी लिंक शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें टाइम मिले तो। ठीक है, ओके, बाय बाय।